कांग्रेस रिएक्शन। कल जो हमने पढ़ा था वो मोंटेग्यू चैम्प्स फॉर रिफॉर्म्स, उसने उसके रिप्लाई में, ठीक है, उसके रिप्लाई में कांग्रेस का क्या रिएक्शन था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द कांग्रेस मेट इन ए स्पेशल सेशन इन अगस्त 1918 एट बॉम्बे। कांग्रेस का एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था अगस्त 1918 में बॉम्बे में, अंडर हसन इमाम प्रेसिडेंसी एंड डिक्लेयर्ड द रिफॉर्म्स टू बी डिसअपॉइंटिंग। हसन इमाम की प्रेसिडेंसी में, ठीक है, उसके अंतर्गत अगस्त 1918 में कांग्रेस ने एक स्पेशल अधिवेशन बॉम्बे में रखा और ये घोषणा की कि जो ये रिफॉर्म्स थे, मोंटेग्यू चैम्प्स फॉर रिफॉर्म्स, ये डिसअपॉइंटिंग है, निराशाजनक है, एंड अनसेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब असंतोषजनक हैं। एंड डिमांडेड इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टेड। और कांग्रेस ने इस अधिवेशन में एक स्वराज की डिमांड की, ठीक है। सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ का मतलब स्व, खुद का, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, राज, खुद का राज की उन्होंने डिमांड की थी, मांग की थी, ठीक है। द अमाउंट फॉर रिफॉर्म्स वर टर्म्ड अनवर्दी एंड डिसअपॉइंटिंग। ये जो अमाउंट फॉर रिफॉर्म्स थे, इनको नाकाबिल और निराशाजनक बताया गया। ये सनलेस डान बाय तिलक, और तिलक के द्वारा इनको एक सनलेस डान बताया गया। सनलेस डान का मतलब एक ऐसा सवेरा जो सनलेस हो, बिना सूर्य का, बिना सूर्य का सवेरा बताया गया। सवेरा तो हो गया लेकिन सूर्य ही नहीं है, क्या फायदा फिर ऐसे सवेरे का, ये तिलक ने बताया था। एवन एज एनी बेसेंट के रूप में, मतलब एवन एज एनी बेसेंट फाउंड देम अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड। एनी बेसेंट ने भी उनको इंग्लैंड के लिए नाकाबिल बताया। टू ऑफर, कि मतलब ये ऐसे हैं कि इंग्लैंड को ऑफर नहीं करना चाहिए था इनको। एंड इंडिया टू एक्सेप्ट, और भारत के लिए भी एक्सेप्ट करने के लिए उनको नाकाबिल बताया। भारत इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इंग्लैंड को ऐसा करना नहीं चाहिए था। एनी बेसेंट ने बताया था। एनी बेसेंट पारसी लेडी थी, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता था उसको, ठीक है। और इन्होंने एक वो खोली थी, रहनुमाई मजदाइन सभा नहीं है, मतलब अड्यार में इसका वो था, ठीक है, चेन्नई में। ये पूछा गया था लास्ट, पता नहीं, शायद जो जेवीटी मेवात का एग्जाम हुआ था, कि इसका जो वो था रहनुमाई मजदाइन सभा शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। वैसे इसका एक होम रूल लीग एनी बेसेंट ने स्टार्ट की थी, तिलक ने भी स्टार्ट की थी। और तिलक की जो होम रूल लीग थी उसके शायद 6-7 केंद्र थे, 6 ही थे, और इसके 200 से ज्यादा केंद्र थे, ठीक है। और जो जवाहर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एनी बेसेंट की लीग को ज्वाइन किया था या बाल गंगाधर तिलक की लीग को ज्वाइन किया था। तो बाल गंगाधर तिलक की जो लीग को ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्वेश्चन ये। बाल गंगाधर तिलक की लीग को इसने इसलिए ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि बाल गंगाधर तिलक एक गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल इनको बोला जाता था, और ये क्या कहते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को चाहते थे विद इन द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बिना उसके, तो इसलिए इसने उसको ज्वाइन किया था, तिलक की लीग को ज्वाइन नहीं किया था। मेकिंग ऑफ गांधी, गांधी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अर्ली करियर एंड एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सच्चाई के साथ क्या अनुभव थे और उनका जो प्रारंभिक करियर क्या था मोहनदास करमचंद गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी, was born on October 2nd, 1869 in Porbandar in the princely state of काठियावाड़ in गुजरात, ठीक है। MK गांधी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के प्रिंसली स्टेट में पोरबंदर में पैदा हुए थे, ठीक है। हिज फादर वाज ए दीवान, उसके जो पिता थे वो एक दीवान थे। दीवान का मतलब मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट के, किसके, काठियावाड़ के, ठीक है। काठियावाड़ में क्या थे, दीवान थे। हैविंग स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में स्टडी को, लॉ की स्टडी करके गांधी इन 1898, गांधी जी इन 1898 1898 वेंट टू साउथ अफ्रीका इन कनेक्शन विद द केस इन्वॉल्विंग हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला के केस के संदर्भ में गांधी जी 1898 में साउथ अफ्रीका में चले गए थे। इन साउथ अफ्रीका ही विटनेस द अगली फेस ऑफ व्हाइट रेसिज्म। साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो अंग्रेज जातिवाद है उसके भद्दे चेहरे को देखा, मतलब भद्दा रूप देखा उसका, अंग्रेजों के जातिवाद का। एंड द ह्यूमिलिएशन एंड कंटेम्प्ट टू विच एशियन, और ऐसी
अपमान और घृणा को भी देखा था, जिसको एशियंस, एशियावासी हु हैड गॉन टू साउथ अफ्रीका एज लेबरर्स, जो साउथ अफ्रीका में मजदूरों के रूप में गए हुए थे, और सब्जेक्टेड, उनको विषय बनाया गया था। किसका विषय बनाया गया था? ह्यूमिलिएशन का, कंटेम्प्ट का और रेसिज्म का। मतलब उनके साथ जातिवाद होता था, उनके साथ उनके अपमान होता था, उनसे घृणा की जाती थी। ठीक है, और गांधी जी ने ये सब कुछ देखा था। He decided to stay in South Africa, उसने साउथ अफ्रीका में स्टे करने का फैसला किया, टू ऑर्गेनाइज द इंडियन वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टू इनेबल देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स, ताकि वो अपने अधिकारों के लड़ने के योग्य हो जाएं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में टोल्स्टॉय फॉर्म स्टैब्लिश किया था और मुक्ति सेना की स्थापना की थी। ठीक है, काफी दिनों तक हो रहे थे। ही स्टेड देयर टिल 1914, 1914 तक वो वहां पर रुके थे। आफ्टर विच ही रिटर्न टू इंडिया, इसके बाद वो भारत आ गए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, ये था। द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका कंसिस्टेड ऑफ 3 कैटेगरीज। क्या 14 में तो वहां तक ठहरे थे साउथ अफ्रीका में। उस टाइम पे इतनी जहाजें वगैरह थी नहीं। ठीक है, जो उड़ान भर करके आ सके, तो पानी वाली जहाजों का ही यूज करते थे वो। एवं महात्मा गांधी जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो वो पानी वाली जहाज शिप में जाकर गए हुए थे उसमें। ठीक है, वो उड़ करके नहीं गए थे। एंड द शिप नेम वाज केपी राजपूताना। ठीक है, द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका कंसिस्टेड ऑफ 3 कैटेगरीज। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका में भारतीय लोग थे वो 3 श्रेणियों में बटे हुए थे। कौन सी? 1, पहली, द इंडेंचर्ड इंडियन लेबर थे, मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया, मुख्य रूप से साउथ इंडिया से थे वो, हु हैड माइग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका आफ्टर 1890s। ठीक है, जो 1890 के बाद साउथ अफ्रीका में चले गए थे, टू वर्क ऑन शुगर प्लांटेशंस। ठीक है, चीनी के प्लांटेशंस, बागानों में काम करने के लिए। दूसरी कैटेगरी के कौन से लोग थे? द मर्चेंट्स, व्यापारी थे, मोस्टली मेमन मुस्लिम्स से, ये उनकी जाति होती है मुस्लिम्स की। ठीक है, हु हैड फॉलोड द लेबरर्स, जो लेबरर्स को फॉलोड किया था, मतलब लेबरर्स ले गए तो भाई तुम भी चले जाओ। ठीक है, एंड 3, और तीसरी कौन सी थी? एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स थे, हु हैड सेटल डाउन विद देयर चिल्ड्रन इन साउथ अफ्रीका, जो अपने बच्चों के साथ साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होने के बाद। ठीक है, वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ थे, वहीं अफ्रीका में ही बस गए थे। ये तीसरी श्रेणी थी। कौन सी? इंडेंचर्ड लेबर का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड लेबर। ठीक है, कि भाई तुम्हें इतने दिन तक काम करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में, चलो। ठीक है, उन्होंने सोचा कि मजदूर जा रहे हैं तो क्यों ना हम वहां पर जाकर के व्यापार करें। व्यापारी भी चले गए। दूसरी श्रेणी होगी। तीसरी श्रेणी वो मजदूर जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो वहां पर बस गए थे। ये 3 प्रकार के लोग वहां पर रहते थे। दिस इंडियंस वर मोस्टली इलिटरेट, ये जो इंडियंस थे ये मोस्टली इलिटरेट थे, एंड हैड लिटिल और नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और उनको इंग्लिश की बहुत ही कम या बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इलिटरेट, दिस वर्ड इलिटरेट, थोड़ी सी वो क्या बताऊंगा मैं। जिस वर्ड के आगे इल वर्ड लगा दोगे ना, ILL या इल, ठीक है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा जिस वर्ड के साथ ये जुड़ा हुआ। जैसे लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा साक्षर, इलिटरेट का मतलब जो नहीं पढ़ा, अनएजुकेटेड हो गया। ठीक है, इल ट्रीटेड का मतलब दुर्व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना। ठीक है, दे एक्सेप्टेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने जातीय भेदभाव को एक्सेप्ट कर लिया एज ए पार्ट ऑफ देयर डेली एग्जिस्टेंस, अपने दैनिक जीवन के भाग के रूप में उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव। दिस इंडियन इमिग्रेंट्स, ये जो भारतीय इमिग्रेंट्स थे, हैड टू सफर मैनी डिसेबिलिटीज, इन्होंने बहुत सी अयोग्यताओं को सहन करना पड़ा। दे वर डिनाइड द राइट टू वोट, उन्होंने वोट के अधिकार से मना कर दिया गया, कोई वोट का अधिकार नहीं था। दे कुड रिसाइड ओनली इन प्रिस्क्राइब्ड लोकेशंस, वो केवल निर्धारित स्थानों पर ही वास कर सकते थे, रह सकते थे। विच वर इनसैनिटरी, जो स्थान इनसैनिटरी थे, एंड कंजेस्टेड, जो अस्वस्थ थे और कंजेस्टेड, भीड़ भाड़ वाले थे, ऐसे स्थानों पर रहने के लिए उनको अलाउ किया गया था। इन सम कॉलोनीज, बहुत सी बस्तियों में एशियंस एंड अफ्रीकन्स कुड नॉट स्टे आउट ऑफ डोर्स आफ्टर 9 PM। ठीक है, बहुत से स्थानों पर, बहुत से कॉलोनीज पर जो एशियंस थे, जो अफ्रीका के जो लोग थे, वो रात 9 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं जा सकते थे। नॉर कुड दे यूज पब्लिक फुटपाथ्स, और ना ही वे पब्लिक फुटपाथ्स को प्रयोग कर सकते थे आफ्टर 9 PM। ठीक है, मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल का मॉडरेट फेज है, मध्यम फेज। ठीक है, इसको देखेंगे।
ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान, ये साउथ अफ्रीका का बैकग्राउंड हमने तैयार कर दिया था, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए हुए थे, ये याद रखना कि दादा अब्दुल्ला, ठीक है। इस दौरान गांधी जी को क्या किया गया था, गांधी जी जब जा रहे थे जोहानिसबर्ग में, एक घटना हुई गांधी जी को, गांधी जी ऐसे बैठे हुए थे और फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हुए थे, गांधी जी वकील थे, ठीक है। तो गांधी जी को ऐसे ही ऐसे करके गांधी जी को फेंक दिया था कि इंडियंस यू आर नॉट अलाउड हियर, अंग्रेजों ने फेंक दिया। तो एक उसका दोस्त था कोई या कोई अच्छा लगा था, तो वो जो लोको मोटिव होता है उसमें बैठ करके आए थे वो। गांधी जी गए थे जोहानिसबर्ग में, तब उसने ऐसा सब कुछ देखा था, और धोती और जो मतलब उसने चरखा वगैरह कहा था कि मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूँ और मेरे देशवासियों की हालत ऐसी है, तो ये मेरे को शोभा नहीं देते, तब उसने वो कपड़े त्याग दिए, धोती पहनते थे फिर वो, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान गांधी रिलाइड ऑन सेंडिंग पिटिशंस, जो गांधी जो थे रिलाइड, निर्भर रहे थे, सेंडिंग पिटिशंस, वो प्रार्थनाएं भेजते थे, एंड मेमोरियल्स भेजते थे टू द अथॉरिटीज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो अथॉरिटीज थी उनको क्या भेजते थे, पिटिशंस। पिटिशंस कैसे, हमारी प्रमोशन कर दो, हमारे साथ गलत हो रहा है, डीसी को ज्ञापन दे दिया, बाकी होना जाना कुछ नहीं, डीसी ने हाँ ज्ञापन दिया, डस्टबिन में, पिटिशंस भेज रहे थे, ठीक है। अथॉरिटीज को मेमोरियल्स भेज रहे थे, भाई हमने ऐसे ऐसे ये लेटर वेटर लिखा था, आपने कोई एक्शन लिया, कर पे एक्शन ले, कुछ नहीं होना जाना उससे, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ऐसे भेजा उसने, एंड इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन में भी भेज दिया उसने। ब्रिटेन में क्यों भेज दिया, क्योंकि अंग्रेजी लोगों का तो कब्जा था साउथ अफ्रीका में, और ब्रिटेन से ही तो इसने पढ़ाई की थी, लंदन में, इंग्लैंड में। इन ब्रिटेन में भी वो पिटिशंस भेजे थे, दैट वंस द अथॉरिटीज वर इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्लाइट ऑफ इंडियंस, ये सोच करके, होपिंग दैट, ये उम्मीद करके कि एक बार जब इंडियंस की प्लाइट के बारे में अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, दे वुड टेक सिंसियर स्टेप्स, वे सिंसियर स्टेप्स को उठाएंगे, ठीक है, टू रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस, उनके दुखों को दूर करने के लिए, ठीक है, वे ठोस कदम उठाएंगे। एज द इंडियंस वर, जैसे कि इंडियंस थे, आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, ब्रिटिश की प्रजा थे, क्योंकि भारतीय लोग ब्रिटिश की प्रजा थे, अच्छे कदम उठाएंगे वो। तो यूनाइट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियंस, भारतीयों के अलग अलग भागों को एकत्रित करने के लिए ही सेट अप द नटल इंडियन कांग्रेस, उसने नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, एंड स्टार्टेड ए पेपर इंडियन ओपिनियन, और उसने इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी। इंडियन ओपिनियन आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 1904, 1904 में, हरिजन 1909 में, ठीक है। क्या विटाल विध्वंसक अभी तक तो आया नहीं, मैंने सुना नहीं, ठीक है, मैं बता दूंगा, इसमें आ जाएगा कि, ठीक है। इंडियन ओपिनियन शुरू किया था उसने। महात्मा गांधी ऐसी विध्वंसक पत्रिकाओं का संपादन नहीं करते, ठीक है। यू विल गेट टू नो मच डिटेल्स अबाउट महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन, समझ गए, और इंडियन ओपिनियन जैसे नाम से पता चल रहा इंग्लिश में, ठीक है। आगे देखो क्या, फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह, पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह का फेज आ गया 1906 से 1914, ठीक है। और आई एम श्योर कि 1904 में ही इंडियन ओपिनियन आ गया, क्योंकि 1906 के बारे में आपको नहीं। द सेकेंड फेज विच बिगेन इन 1906, जो दूसरा फेज, दूसरा चरण जो 1906 में शुरू हुआ, वाज करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, उसकी विशेषता थी कि उसमें पैसिव रेजिस्टेंस के तरीके का प्रयोग किया गया था, और सिविल डिसोबीडियंस, और या सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था, विच गांधी नेम्ड सत्याग्रह, जिसका गांधी जी ने सत्याग्रह नाम रखा था। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है, सविनय अवज्ञा, ठीक है। तो एक आप घर में कोई बच्चा आप छोटा बच्चा ने ज्यादा परेशान करता, बेटे वो काम कर, बेटे वो काम कर, बेटे वो काम कर, बेटे वो काम कर, ठीक है। वो जो बेटा है वो ज्यादा परेशान हो जाएगा और गुस्सा में बोलेगा, कौन नहीं करता। महात्मा गांधी के एक होगा सविनय अवज्ञा, बेटा सविनय अवज्ञा करो, ऐसे नहीं बोलना था तुमने कि कौन नहीं करता, तुमने नहीं बोला था कौन नहीं करता, ये है सविनय अवज्ञा। समझ गए कि विनय के साथ, विनम्रता के साथ अवज्ञा, मेरे से ये काम नहीं होगा, ऐसे बोलना था, ये है गांधी जी, ठीक है। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स 1906, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के खिलाफ सत्याग्रह 1906 में। A new legislation in South Africa made it compulsory
for Indians there to carry at all time certificates of registration with their fingerprints. एक नया कानून बनाया गया साउथ अफ्रीका में, जिस कानून ने ये आवश्यक कर दिया भारतीयों के लिए कि वे हर समय सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का अपने साथ रखें और उसके साथ अपने फिंगरप्रिंट्स भी रखें। ठीक है, जो ये बताएगा कि हाँ मैं इंडियन हूं। द इंडियंस अंडर गांधीज लीडरशिप, वो भारतीय जो गांधी जी के लीडरशिप के अंतर्गत थे, उन्होंने फैसला किया नॉट टू सबमिट टू दिस डिस्क्रिमिनेटरी मेजर, कि वे इस भेदभावपूर्ण कदम के आगे नहीं झुकेंगे, सबमिट नहीं होंगे, अधीन नहीं होंगे। गांधी फॉर्म्ड द पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन, गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का निर्माण किया टू कंडक्ट द कैंपेन ऑफ डिफाइंग द लॉ एंड सफरिंग ऑल द पेनल्टीज रिजल्टिंग फ्रॉम सच डेफियंस। ठीक है, गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का निर्माण किया एक कैंपेन का आयोजन करने के लिए, जो कैंपेन इस कानून की अवज्ञा करेगा और वो लोग सभी प्रकार के पेनल्टीज को, जुर्माने को, सजा को सफर करेंगे जो इस डिफाइंस से आ रही होगी, जिस अवज्ञा से आ रही होगी। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया। गांधी जी उनको ये बता रहे थे, भाई देखो एक आधा गला की लुट्ठी को सुत्ती लाग सका है, तोड़ किलकी नहीं मारनी है। सभी ने आ गया, ठीक है, चिल्लाना नहीं। 10 वाज बोर्न सत्याग्रह और डिवोशन टू द ट्रूथ, 10 इस प्रकार से वाज बोर्न जन्म हुआ था सत्याग्रह का, और या डिवोशन का जन्म हुआ था टू ट्रूथ, ट्रूथ के लिए समर्पण, सत्य के समर्पण का। ठीक है, द टेक्निक ऑफ रजिस्टिंग एडवर्सरीज विदाउट वोलेंस, एक टेक्निक का जन्म हुआ था जिसमें प्रतिरोधियों का रजिस्ट किया जाता था विदाउट वोलेंस, बिना हिंसा के। मतलब लाठी लाग जावे, चिल्लाना नहीं है, उल्टा भी ईंट या कोई टोरडा पड़ा उठा के मारना नहीं है। यह टेक्निक गांधी जी ने उनको सिखाई। द गवर्नमेंट जेल्ड गांधी, गवर्नमेंट ने गांधी जी को जेल में डाल दिया, एंड अदर्स, और दूसरे लोगों को भी जेल में डाल दिया, वो रिफ्यूज और रजिस्टर देमसेल्फ, जो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, लेटर बाद में द अथॉरिटीज यूज्ड डिसीट टू मेक दिस डेफिएंट इंडियंस रजिस्टर देमसेल्व्स, बाद में जो अथॉरिटीज थी उन्होंने डिसीट को यूज किया, धोखे का प्रयोग किया, इन जो डेफिएंट थे इंडियंस, मतलब आज्ञाकारी जो इंडियंस थे, इनको अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए धोखे का प्रयोग किया। द इंडियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी रिटेलिएटेड, गांधी जी के नेतृत्व के अधीन जो भारतीय लोग थे उन्होंने बदला लिया बाय पब्लिकली बर्निंग देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को जनता में जला करके, पब्लिकली जला करके, खुलेआम जला करके बदला लिया उन्होंने। ठीक है, ऑल दिस शोड अप, इस सब बात ने शो किया, दिखाया द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को इन ए बैड लाइट, एक बैड लाइट में। ठीक है, एक बुरी इमेज उनके ऊपर करके आई। इन द एंड, अंत में देयर वाज ए कंप्रोमाइज सेटलमेंट, एक कंप्रोमाइज सेटलमेंट हो गया था अंत में। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन, इंडियन के माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई थी उसके खिलाफ कैंपेन। The earlier campaign was widened to include protest against a new legislation imposing restrictions on Indian migration. ठीक है, जो इंडियन माइग्रेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनको शामिल करते हुए जो पहले वाला कैंपेन था उस कैंपेन का और विस्तार किया गया विरोध करने के लिए। द इंडियंस डिफाइड दिस लॉ, भारतीयों ने इस कानून की अवज्ञा की बाय क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाकर के माइग्रेशन पे जा क्या लगा रखी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, लेकिन उसी रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ दिया उन्होंने। अब वो माइग्रेट हो गए एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, एंड बाय रिफ्यूजिंग टू प्रोड्यूस लाइसेंसेस, और लाइसेंसेस प्रोड्यूस करने से मना करके उन्होंने इस कानून का क्या किया, उल्लंघन किया, अवज्ञा की। मैनी ऑफ दिस इंडियंस वर जेल्ड, बहुत से ऐसे इंडियंस को जेल में डाल दिया गया। कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस, ठीक है, पोल टैक्स के खिलाफ कैंपेन शुरू किया गया, और भारतीय जो विवाह थे, जो शादी थी उसकी इनवैलिडेशन की गई थी, उसके खिलाफ भी क्या किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, कैंपेन किया गया। अ पोल टैक्स ऑफ 3 pounds वाज इम्पोज्ड ऑन ऑल इंडेंचर्ड इंडियंस, सभी इंडेंचर्ड इंडियंस पर 3 पाउंड का पोल टैक्स लगाया जाता था।
ठीक है, अगर आप पोलिंग कर रहे हो तो टैक्स लगेगा आपको 3 पाउंड का। द डिमांड फॉर द एबोलिशन ऑफ पोल टैक्स की समाप्ति की जो डिमांड थी, विच वॉज टू मच फॉर द पुअर एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस, जो एक्स इंडेंचर्ड इंडियंस के लिए जो काफी ज्यादा थी, हु अर्नड लेस देन 10 सेलिंग्स इन ए मंथ। ठीक है, जो एक महीने में 10 सीलिंग से भी कम कमाते थे, उनको 3 पाउंड देना पड़ता था। वाइडेंड द बेस ऑफ कैंपेन, इस डिमांड ने कैंपेन के बेस को, आधार को वाइडेंड कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा लोग इसमें शामिल हो गए थे। देन ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विच इनवैलिडेटेड, तब एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसने इनवैलिडेटेड कर दिया, अमान्य कर दिया, ऑल मैरिजेज, सभी शादियों को अमान्य कर दिया था, नॉट कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन राइट्स, जो शादियां क्रिश्चियन राइट्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट नहीं की गई थी, क्रिश्चियन रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कंडक्ट नहीं की गई थी। एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेज, और जो रजिस्ट्रार जो था मैरिजेज का, उसके द्वारा रजिस्टर नहीं की गई थी, उन शादियों को भी इनवैलिडेटेड कर दिया। ड्रू द एंगर ऑफ इंडियंस, इस बात ने भारतीयों के गुस्से को आकर्षित किया। एंड अदर्स हु वर नॉट क्रिश्चियंस, और उन लोगों के गुस्से को भी उन्होंने आकर्षित कर लिया जो इंडियंस नहीं थे। ये जो मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, इंडियंस थे, अपार्ट फ्रॉम इंडियंस हो सकता है कि बांग्लादेशी हो, चाइनीज हो, कजाकिस्तान, दूसरे देशों से भी हो, वो तो इंडियंस नहीं थे, लेकिन वो क्रिश्चियंस भी नहीं थे, वो भी इसके बेस में शामिल हो गए थे, आंदोलन में शामिल हो गए थे। ठीक है, क्योंकि हम क्रिश्चियंस नहीं है, लेकिन हम इंडियंस नहीं, हमारी शादी को इनवैलिडेटेड क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो ये क्या हो गया था, इससे और ज्यादा लोग शामिल हो गए थे इस कैंपेन में। बाय इम्प्लीकेशन हिंदू मुस्लिम एंड पारसी मैरिजेज वर इलीगल, अगर हम इम्प्लीकेट कर देते हैं इस कानून के लागू होने से, हिंदू मुस्लिम पारसियों की जो शादी थी वो अवैध हो गई। एंड चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ सच मैरिजेज इलेजिटिमेट, ठीक है, और ऐसे बच्चे जो इन शादियों से पैदा हुए थे, वो बच्चे इलेजिटिमेट हो गए, नाजायज हो गए, ठीक है, अवैध हो गए, गैर कानूनी हो गए। द इंडियन स्टेटेड दिस जजमेंट एज एन इंसल्ट टू द ऑनर ऑफ, भारतीय लोगों ने इस निर्णय को एक अपमान के रूप में देखा। किसका अपमान? ऑफ वुमेन, औरतों का अपमान। एंड मेनी वुमेन वर ड्रॉन इनटू द मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस इनडिग्निटी, और बहुत सी औरतें इस कैंपेन में, इस आंदोलन में शामिल हो गई थी इसी अपमान के कारण। अपमान को समझाते समय गांधी जी ने क्या किया था वहां पर? गांधी जी ने टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। वी विल डिस्कस इट लेटर व्हेन वी कम टू टोल्स्टॉय फॉर्म। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट, ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। द इंडियंस प्रोटेस्टेड द ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट, भारतीय लोगों ने ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट का विरोध किया। बाई इलीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम नटल टू ट्रांसवाल, ठीक है, अवैध रूप से नटल से ट्रांसवाल में माइग्रेटेड होकर के, प्रवास करके। द गवर्नमेंट हेल्ड दिस इंडियंस इन जेल, गवर्नमेंट ने इन भारतीयों को जेल में डाल दिया जो इलीगली नटल से ट्रांसवाल चले गए थे। माइनर्स एंड प्लांटेशन वर्कर्स वेंट ऑन ए लाइटनिंग स्ट्राइक, माइनर्स जो थे और जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, बागानों में काम करने वाले मजदूर, वो एक लाइटनिंग स्ट्राइक पर चले गए थे। एक लाइटनिंग का मतलब होता तेज, स्ट्राइक का मतलब होता हड़ताल, हड़ताल पर चले गए थे। इन इंडिया, भारत में, गोखले टूर्ड द होल कंट्री, भारत में क्या स्थिति थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे कंट्री का जायजा लिया, यात्रा की, टूर किया। मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन इन सपोर्ट ऑफ इंडियंस, ठीक है, भारतीय लोगों के समर्थन में, उनके विचार लेने के लिए, जो भारतीय लोग इन साउथ अफ्रीका में है। एवं द वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग, उसमें जो लॉर्ड हार्डिंग वॉइसरॉय था, वो भी कंडेम द रिप्रेशन एंड कॉल्ड फॉर एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, उसने भी इस अत्याचार की निंदा की और एक निष्पक्ष इंक्वायरी की डिमांड की, मांगी। कॉल फॉर मतलब मांग करना, ठीक है। कंप्रोमाइज सॉल्यूशन, कंप्रोमाइज सॉल्यूशन क्या हुआ? एवेंचुअली, आखिर में, थ्रू ए सीरीज ऑफ नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग गांधी, लॉर्ड हार्डिंग, सीएफ एंड्रयूज एंड जनरल स्मट्स, ठीक है, गांधी जी को, लॉर्ड हार्डिंग को, सीएफ एंड्रयूज को और जनरल समर्ट्स को शामिल करके एक निगोशिएशन की सीरीज हुई। निगोशिएशन की सीरीज का मतलब, अब ये बातचीत हुई, अब इसके बाद ये बातचीत हुई, थोड़े दिन के बाद ये बातचीत हुई, थोड़े दिन के बाद ये सीरीज हुई, निगोशिएशन की, समझौते की सीरीज हुई। एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड, और एक समझौते पर आ पहुंचे, बाय विच द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिसके माध्यम से जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी,
कंसीडेड स्वीकार कर लिया, द मेजर इंडियन डिमांड्स भारतीय लोगों की जो मुख्य मांगे थी उनको स्वीकार कर लिया, रिलेटिंग टू द पोल टैक्स की संबंधित, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित, एंड मैरिजेज सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन राइट्स, और जो मैरिजेज जो किए गए थे भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार उनके जो मांग थी उनको स्वीकार कर लिया था, एंड प्रोमिस टू ट्रीट द इश्यू ऑफ इंडियन इमिग्रेशन इन ए सिंपैथेटिक मैनर, और उन्होंने ये वचन दिया था कि जो इंडियन इमिग्रेशन का इश्यू है, मुद्दा जो है, उसको एक भावनात्मक तरीके से सुलझाया जाएगा। गांधी जी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या एक्सपीरियंस रहा था, ठीक है। टोल्स्टॉय फॉर्म के बारे में हम जब पढ़ेंगे, जब टोल्स्टॉय की फिलोसॉफी के बारे में हम आ जाएंगे, ठीक है। लेट अस डिस्कस अबाउट द एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका। Gandhi found that the masses had immense capacity to participate in and sacrifice for a cause that moved them. गांधी जी ने यह पाया कि जो लोग थे उनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता थी, लोगों के पास, कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर सकते थे, भाग ले सकते थे, एक ऐसे कारण के लिए सेक्रीफाइस कर सकते थे जिस कारण ने उनको प्रभावित किया था। गांधी जी का ये एक्सपीरियंस रहा है। गांधी जी ने जब देखा कि मैंने लोगों को ये बोला, गांधी जी का रिएक्शन ये था, लोगों का रिएक्शन ये था, गांधी जी को ऐसा महसूस हुआ कि लोगों के अंदर कैपेसिटी है, ठीक है। एक ऐसा कारण जो उनको परेशान कर रहा है, उस कारण के लिए लोग कभी भी पार्टिसिपेट कर सकते थे किसी आंदोलन में और अपनी जान भी दांव पे लगा सकते थे। एक तो ये एक्सपीरियंस हो गया गांधी जी का। He was able to unite Indians belonging to different religions and classes and men and women alike under his leadership. गांधी जी योग्य हो गए थे भारतीय लोगों को यूनाइट करने में, एकत्रित करने में, जो भारतीय लोग अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वर्गों के थे, और पुरुष थे, महिलाएं थे, एक समान उनको यूनाइट करने के योग्य हो गए थे अपने नेतृत्व के अधीन, ठीक है। मतलब गांधी जी की बात मान करके पुरुष, महिलाएं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग आ गए थे। He also came to realize that at times, उसने यह भी महसूस होने लगा था गांधी जी को कि कभी कभी द लीडर्स हैव टू टेक डिसीजंस अनपॉपुलर, कि नेताओं को कभी कभी अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं विद देयर एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स, अपने एंथुजियास्टिक सपोर्टर के साथ, ठीक है, उत्तेजित समर्थकों के साथ कभी कभी नेताओं को अनपॉपुलर डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। अनपॉपुलर डिसीजंस का मतलब ये है कि गांधी जी ने देखा कि मेरे जो समर्थक हैं वो उत्तेजित हैं और मुझे ऐसे डिसीजंस उनको मान करके लेने पड़े थे जो डिसीजंस पॉपुलर के खिलाफ थे, अच्छे नहीं थे जो, ठीक है। जैसे कि अब चुनाव हो रहे थे, मैं बताऊंगा, तो चुनाव में लोगों को ऐसे ऐसे वायदे दिलाए गए कि अपनी सरकार बनाने के लिए नेता लोग रोने भी लग गए थे। एक बार रोल नंबर धर दिया था हमें, वैसे वो कि मैं काम वोट दे दो, रोने लग गया, ठीक है। डिसीजन ऐसे ऐसे लेने पड़ते हैं कई बार नेताओं को, ठीक है। गांधी जी ने यह भी महसूस किया था कि अनपॉपुलर डिसीजन हो गया, ठीक है। He was able to evolve his own style of leadership and politics. गांधी जी अपने खुद के प्रकार की लीडरशिप को और पॉलिटिक्स को इवोल्व करने के योग्य हो गए थे। उसने अपने प्रकार की राजनीति का विकास कर लिया था, ऐसी राजनीति जो उसके प्रकार की थी और किसी की नहीं। एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ स्ट्रगल, और स्ट्रगल की, संघर्ष की नई नई तकनीकों का भी विकास कर लिया था ऑन ए लिमिटेड स्केल, एक लिमिटेड स्केल पर, पूरी स्केल पर नहीं, लिमिटेड स्केल पर, थोड़े से क्षेत्र में। अनट्रेमल्ड बाय द अपोजिशन ऑफ कंटेंडिंग पॉलिटिकल करंट्स, ठीक है। जो राजनीतिक धाराएं थी उन धाराओं को संतुष्ट करते हुए जो अपोजिशन के अनट्रेमल्ड हो गए थे, मतलब विरोध नहीं कर रहे थे अपोजिशन पार्टी उनका, इस प्रकार की राजनीति को उन्होंने विकसित कर लिया था, ठीक है। अपोजिशंस अनट्रेमल्ड हो गई थी, बैफल्ड, कंफ्यूज्ड हो गई थी कि क्या करें क्या नहीं करें। गांधी जी तो हर कानून का उल्लंघन करते हैं, सविनय अवज्ञा करते हैं, ठीक है। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है? सामने वाले इंसान के पास हथियार वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, क्यों उसको इतना ज्यादा गुस्सा दिलाना। गांधी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी की सत्याग्रह की टेक्निक। गांधी इवोल्व द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की तकनीक का विकास किया था जब वो साउथ अफ्रीका में ठहरे हुए थे। इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यह सच्चाई और अहिंसा पर आधारित थी। ही कंबाइंड सम एलिमेंट्स फ्रॉम इंडियन ट्रेडिशन, उसने कुछ तत्वों को भारतीय परंपरा से जोड़ा विद द क्रिश्चियन रिक्वायरमेंट ऑफ टर्निंग द अदर चिक एंड द फिलोसॉफी ऑफ टोल्स्टॉय, ठीक है। और उसने कुछ
क्रिश्चियन की आवश्यकता को भी जोड़ा था, जिसमें दूसरे गाल को टर्न कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, इस गाल पे तो मार लिया, इस पर मार लिया, ठीक है। मतलब उसने भारतीय परंपरा से कुछ एलिमेंट्स लिए और कुछ एलिमेंट्स उसने क्रिश्चियन परंपरा से भी लिए। तब उसने क्या किया, सत्याग्रह को लॉन्च कर दिया। हूँ सैड, और उसने फिलोसॉफी, जो टोल्स्टॉय की जो फिलोसॉफी थी, उसके भी तत्व उसमें लिए थे सत्याग्रह में। जो फिलोसॉफी जो थी, क्या कहती थी, हूँ सैड दैट एविल कुड बेस्ट बी काउंटर्ड, की बुराई का अच्छे तरीके से सामना किया जा सकता है। कैसे? बाय नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, अहिंसात्मक विरोध करके उसका अच्छे से बुराई का सामना किया जा सकता है। इट्स बेसिक टीनेट्स वर एज फॉलोज, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, सिद्धांत जो थे सत्याग्रह के, वो एज फॉलोज, ऐसे थे। कैसे थे? देखो, असत्याग्रही वाज नॉट टू सबमिट टू व्हाट ही कंसीडर्ड एज रॉन्ग, सत्याग्रही को उसके सामने सबमिट नहीं होना था जिसको वो ये समझता था कि ये गलत है। गलत के सामने सबमिट नहीं होना, अधीन नहीं होना। बट वाज टू ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल, लेकिन उसे हमेशा ट्रूथफुल रहना होगा, ठीक है, सच रहना होगा, नॉन वायलेंट रहना होगा, एंड फियरलेस, और फियरलेस रहना होगा, अहिंसात्मक रहना होगा और निडर रहना होगा। अ सत्याग्रही वर्क्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ विड्रावल ऑफ कोऑपरेशन एंड बॉयकॉट्स, और जो सत्याग्रही है वो कोऑपरेशन और जो बॉयकॉट है, बहिष्कार जो है, उसके विड्रावल के सिद्धांत पर काम करना होगा, कि कोऑपरेशन को और बॉयकॉट को विड्रावल करो, ठीक है, उसको छोड़ो। मेथड्स ऑफ सत्याग्रह इंक्लूड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सत्याग्रह का जो मेथड है, वो जो तरीका है, उसमें क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस की अदायगी नहीं करना, डिक्लाइनिंग ओनर्स एंड पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, और अथॉरिटी की जो पोजीशन है और उसके जो ओनर्स हैं उनको डिक्लाइन करना। ओनर्स को डिक्लाइन करने का मतलब ये है कि जो सरकार का लोगो है उसको छोड़ना, मानना नहीं, तिरंगे का, ठीक है, जैसे सरकार का लोगो है, उस वो जो ओनर है, ओनर माना जाता है, उसको क्या करना, उसको डिक्लाइन करना, ठीक है। गांधी जी ने ऐसा बताया है सत्याग्रह के मेथड में, ठीक है, कि ये करना होगा। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब कोई भी पोजीशन, किसी भी पद पर अथॉरिटी हो, उसकी अवज्ञा करना, उसको डिक्लाइन करना, मानते नहीं थे, ये सत्याग्रह गांधी जी ने बताया था। असत्याग्रही शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट सफरिंग, सत्याग्रही को सफरिंग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना होगा, दुखों को स्वीकार करने के लिए रेडी रहना होगा। इन स्ट्रगल, अपने संघर्ष में, अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, अत्याचार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो सत्याग्रह कर रहा है, संघर्ष जो कर रहा है, तो दुखों का स्वीकार करने के लिए तैयार होना होगा। दिस सफरिंग वाज टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लव फॉर ट्रूथ, और ये जो कष्ट होंगे उसके, ये जो दुख होंगे, ये है उसका सच्चाई के प्रति जो प्रेम है उसका एक भाग होंगे। एवन वाइल कैरिंग आउट हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर के खिलाफ जब वो अपने स्ट्रगल को कैरी आउट कर रहा होगा, उस समय भी अ ट्रू सत्याग्रही वुड हैव नो इल फीलिंग, उस समय भी एक सच्चे सत्याग्रही के अंदर कोई भी बुरी भावना नहीं होगी फॉर द रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर के प्रति कोई बुरी भावना नहीं होगी, हेट्रेड, नफरत नहीं होगी, वुड बी एलियन टू हिज नेचर, और हेट्रेड ऐसी नहीं होगी जो उसके नेचर के लिए एलियन हो, विदेशी हो। विदेशी का मतलब ऐसा व्यवहार जो उसको कई सालों से करते आ रहा है, लेकिन अभी वो सत्याग्रह करने लग गया तो उसका व्यवहार बदल गया, ऐसा नहीं हो, कुछ कोई नफरत ना हो उसके अंदर। अ ट्रू सत्याग्रही वुड नेवर बो बिफोर, ट्रू सत्याग्रही कभी भी नहीं झुकता बिफोर द एविल, बुराई के सामने, वट एवर द कॉन्सिक्वेंस, कोई भी परिणाम क्यों न हो, वो बुराई के सामने नहीं झुकेगा। ओनली द ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग कुड प्रैक्टिस सत्याग्रह, केवल बहादुर और जो ताकतवर लोग हैं वही सत्याग्रह को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही सत्याग्रह कर सकते हैं। इट वॉज नॉट फॉर द वीक एंड कावर्डली, यह कमजोर लोगों के लिए, डरपोक लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। एंड वायलेंस वॉज प्रेफर टू कावर्डिस, ठीक है, जो वायलेंस है, हिंसा जो है, वह भी कायर लोगों की प्रेफरेंस है, हिंसा कायर लोग करते हैं। दो थॉट वाज नेवर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रैक्टिस, जो विचार है वो कभी भी प्रैक्टिस से अलग नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एंड्स कुड नॉट जस्टिफाई द मीन्स, जो एंड्स है वो मीन्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब हमें कोई चीज अचीव करनी है इन फ्यूचर, तो वो चीज अचीव कर ली, उसके लिए चाहे हम किसी भी तरीके को अपनाएं, ये उन तरीकों को जस्टिफाई नहीं करेगा कि आपने क्या अचीव किया है, ठीक है। मीन्स हमें एग्जाम में पास होना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन से हमारी भलाई होगी, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम अनफेयर मीन्स को यूज करेंगे। एंड्स कैन नॉट जस्टिफाई मीन्स, समझ गए, ये बताया गया है, ठीक है। गांधी इन इंडिया
ठीक है, बिफोर स्टडी इट वी विल स्टडी अबाउट टोल्स्टॉय फॉर्म्स। ठीक है, टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने की थी। ठीक है, एज इट बिकम रादर डिफिकल्ट टू सस्टेन द हाई पिच ऑफ द स्ट्रगल। ठीक है, संघर्ष की हाई पिच को सस्टेन करना थोड़ा सा कठिन हो गया जब गांधी डिसाइडेड टू डिवोट ऑल हिज अटेंशन टू द स्ट्रगल। जब गांधी जी ने अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने संघर्ष के प्रति डिवोट करने का फैसला किया। द टोल्स्टॉय फार्म वाज फाउंडेड इन 1910। 1910 में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई थी एंड नेम्ड एज सच बाय गांधीज एसोसिएट हरमन कालेनबाख आफ्टर द रशियन राइटर एंड मोरलिस्ट whom गांधी एडमायर्ड एंड कोरेस्पोंडेड विद। ठीक है, गांधी जी ने इस फार्म की स्थापना की थी और इस फार्म का जो नाम था वो रखा गया था एज सच, ऐसा रखा था बाय गांधीज एसोसिएट, गांधी के एसोसिएट के द्वारा रखा गया था टोल्स्टॉय फार्म का नाम। कौन कौन से थे एसोसिएट? हरमन कालबाख, ठीक है, उसके द्वारा रखा गया था। आफ्टर द रशियन राइटर एंड मोरलिस्ट, ये जो टोल्स्टॉय है वो रशियन राइटर है, मोरलिस्ट है। ठीक है, whom गांधी एडमायर्ड एंड कोरेस्पोंडेड विद, जिसको गांधी प्रशंसा करते थे और कोरेस्पोंडेड करते थे, मतलब पत्राचार करते थे, बात करते थे गांधी जी उनके साथ पत्रों के माध्यम से। ठीक है, तो इसके दोस्त हरमन कलनबाग को पता चल गया, तब हरमन कलनबाग ने इस फार्म की स्थापना टोल्स्टॉय फार्म के रूप में कर दी। ठीक है, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त बीइंग एन एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन, इसके अतिरिक्त एक एजुकेशन में एक्सपेरिमेंट होने के नाते, प्रयोग होने के नाते, इट वाज टू हाउस द फैमिलीज ऑफ द सत्याग्रहीज, इसमें सत्याग्रही के परिवारों को हाउस रखा जाता था, शरण दी जाती थी, रहते थे। एंड टू गिव देम ए वे, और उनको एक तरीका दिया जाता था टू सस्टेन देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, जीवित रख सकें। टोल्स्टॉय फार्म में क्या होता था? सत्याग्रही के परिवार के लोग रहते थे, उनको ऐसे तरीके बताए जाते थे ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, जीवित रख सकें। टोल्स्टॉय फॉर्म वाज द सेकंड ऑफ इट्स काइंड एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी। टोल्स्टॉय फॉर्म अपने गांधी जी के द्वारा स्थापित किया जाने वाला दूसरी प्रकार का फॉर्म था। ही हैड सेट अप द फोनिक्स फॉर्म इन 1904 इन नटल, उसने 1904 में नटल में फोनिक्स फॉर्म की भी स्थापना की थी, इंस्पायर्ड बाय ए रीडिंग ऑफ जॉन रस्किन्स अनटू हिज लास्ट। ठीक है, जॉन रस्किन के द्वारा जो रचना की गई अनटू ही दिस लास्ट, इससे प्रेरित होकर के गांधी जी ने नटल में 1904 में फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। और अनटू दिस लास्ट क्या है? ए क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, यह पूंजीवाद की आलोचना है। एंड ए वर्क दैट एक्सटोल्ड द वर्च्यूज ऑफ द सिंपल लाइफ ऑफ लव, लेबर एंड द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ये एक ऐसी रचना है जो रचना एक्सटोल्ड, उजागर करती है किसको? वर्च्यूज ऑफ सिंपल लाइफ ऑफ लव। ठीक है, प्रेम का जो सादगी भरा जो जीवन है उसके गुण को उजागर करती है, लेबर मेहनत के गुण को उजागर करती है, एंड द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, और मानव का जो सम्मान है उसको उजागर करती है। एज एट द फोनिक्स सेटलमेंट, जब फोनिक्स सेटलमेंट थी वहां पर, एट टोल्स्टॉय फार्म 2 और टोल्स्टॉय फार्म पर भी मैनुअल वर्क वेंट हैंड इन हैंड, जो हाथ का काम था वो हैंड इन हैंड चलता था, साथ साथ चलता था, विद इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के साथ कि आपको ये काम करना, हाथ का काम। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव ऑल राउंड डेवलपमेंट टू द बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, लड़के और लड़कियों का चहुमुखी विकास करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग भी शुरू की गई, व्यावसायिक शिक्षा भी दी गई। को एजुकेशनल क्लासेस वर हेल्ड, को एजुकेशनल क्लासेस भी रखी गई, साथ साथ सह शिक्षा की क्लासें भी रखी गई। एंड बॉयज एंड गर्ल्स वर एनकरेज टू वर्क टुगेदर, और लड़के और लड़कियों को साथ साथ काम करने के लिए इनक्रेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया। द एक्टिविटीज इंक्लूडेड जनरल लेबर, ये जो एक्टिविटीज इसमें शामिल था क्या क्या? जनरल लेबर, ठीक है, सामान्य मेहनत शामिल थी, कुकिंग शामिल थी, स्कैवेंजिंग शामिल थी, सैंडल मेकिंग शामिल था, सिंपल कारपेंट्री शामिल थी, एंड मैसेंजर वर्क, और मैसेंजर वर्क शामिल थी। ठीक है, यात्रा ताऊ चाह दे क्या सुनो कि ठीक ठाक से मैसेंजर वर्क। ठीक है, मैनुअल वर्क सच एज स्वीपिंग, मैनुअल वर्क, ठीक है, हाथ के काम जैसे कि झाड़ू लगाना, स्कैवेंजिंग करना, एंड फैचिंग वाटर वाज परसीव्ड, और पानी लाना वाज परसीव्ड, महसूस किया गया, टू बी इनवैल्यूएबल टू द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड मोरल वेलबींग ऑफ एन इंटीग्रेटेड कम्युनिटी। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी के लिए और उसकी नैतिक भलाई के लिए, सामाजिक और नैतिक भलाई के लिए और साइकोलॉजिकल भलाई के लिए इनवैल्यूएबल माना जाता है, माना गया था उस टाइम पे।
गांधीज ऑब्जेक्टिव इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में गांधी जी का उद्देश्य वाज में था टू इनकलकेट द आइडियाज ऑफ सोशल सर्विस, ठीक है, लोगों के दिमाग में सामाजिक सेवा के विचार को, आदर्शों को डालना, एंड सिटीजनशिप और नागरिकता के विचारों को डालना, बिसाइड से हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क, ठीक है, इसके अतिरिक्त हाथ के काम की हेल्दी रिस्पेक्ट करना, ठीक है, अच्छे से रिस्पेक्ट करना उसकी, फ्रॉम द अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स इटसेल्फ, शुरुआती सालों से ही, ठीक है, शुरुआती के सालों से ही, क्योंकि अभी तो ये हो रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम टोल्स्टॉय फॉर्म में, शुरू से ही उसने कर दिया। द फॉर्म वर्क टिल 1913, और ये जो फार्म था टोल्स्टॉय फार्म, ये 1913 तक काम करता रहा था। व्यू, विचार किसके हैं देखते हैं। गिलबर्ट मुरे ऑन गांधी इन द हिबर्ट जर्नल, हिबर्ट जर्नल में गांधी के ऊपर गिलबर्ट मुरे के क्या विचार हैं। अ मैन हु केयर्स नथिंग फॉर सेंसुअल प्लेजर, एक व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों की इच्छा से कोई लेना देना नहीं, कोई केयर ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं करता। नथिंग फॉर रिचेज, पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। नथिंग फॉर कंफर्ट और प्रेज, प्रशंसा से और आराम से कोई मतलब ही नहीं है, प्रमोशन से भी कोई मतलब नहीं है। बट लेकिन इज सिंपली डिटरमाइंड, वो साधारणतया दृढ़ निश्चय है, टू डू व्हाट ही बिलीव्स टू बी राइट, उस काम को करने के लिए जिस काम को करना वो राइट समझता है, अच्छा समझता है। ही इज ए डेंजरस एंड अनकंफर्टेबल एनिमी, वो व्यक्ति एक खतरनाक और एक असहायक या जो अनकंफर्टेबल एनिमी होता है, एक ऐसा एनिमी जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे। बिकॉज हिज बॉडी विच यू कैन ऑलवेज कनकर, क्योंकि उसका शरीर, जिसके शरीर को तुम आसानी से कनकर कर सकते हो, जीत सकते हो, गिव्स यू सो लिटिल परचेज अपॉन हिज साउल, वो अपनी आत्मा पर आपको थोड़ी सी परचेज प्रदान करने देगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब अधिकार प्रदान करने देगा अपनी आत्मा पर। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक और अनकंफर्टेबल नहीं होता है, ये बताया इसने। काफी है या और पढ़ाऊं? गांधी इन इंडिया, ठीक है, गांधी इन इंडिया। गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, गांधी भारत में 1915 में लौट करके आए। हिज एफर्ट्स इन साउथ अफ्रीका वर वेल नोन, उसके जो एफर्ट्स थे साउथ अफ्रीका में वो अच्छी तरह से वेल नोन थे, प्रसिद्ध थे। नॉट ओनली अमंग द एजुकेटेड, न केवल शिक्षित लोगों के अंदर वो प्रसिद्ध थे उसके विचार, बट आल्सो अमंग द मासेज, बल्कि पब्लिक में भी उसके विचार क्या थे, लोकप्रिय हो गए थे, वेल नोन हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। ही डिसाइडेड टू टूर द कंट्री द नेक्स्ट 1 ईयर, उसने अगले 1 साल तक कंट्री को टूर करने का, पर्यटन करने का फैसला किया। एंड सी फॉर हिमसेल्फ, और खुद देखने का फैसला किया, द कंडीशन ऑफ द मासेस, मासेस के कंडीशंस को खुद देखने का उसने फैसला किया था। ही आल्सो डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी पोजीशन ऑन इन पॉलिटिकल मैटर, उसने यह भी फैसला किया था कि वो किसी भी राजनीतिक मामले में कोई पोजीशन, कोई स्थिति नहीं लेंगे, कोई स्टैंड नहीं लेंगे फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, लगभग 1 साल तक कोई भी कुछ भी स्टैंड नहीं लेंगे पॉलिटिकल मैटर्स में, जो चल रहा है चलने दो। उसने समझने के लिए कि भारत में क्या कंडीशंस हैं। एज फॉर द पॉलिटिकल करंट्स, जैसे राजनीतिक धाराएं थी प्रिवेलेंट एट दैट टाइम इन इंडिया, भारत में उस समय जो प्रचलित थी, ही वॉज कन्विंस्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स, वो संतुष्ट हो गए थे कि जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है उनकी लिमिटेशंस क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। एंड वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ होम रूल एगिटेशन, और वो स्वराज आंदोलन के भी फेवर में नहीं थे, विच वाज बिकमिंग पॉपुलर एट दैट टाइम, जो स्वराज का आंदोलन उस समय पॉपुलर हो रहा था। He thought that it was not the best time to agitate for home rule, उसने सोचा कि यह अच्छा समय नहीं था कि वो स्वराज के लिए आंदोलन शुरू करे। When Britain was in the middle of a war, जब ब्रिटेन युद्ध के एक बीच में था, कौन सा युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसने ये भी सोचा था कि होम रूल का अच्छा समय नहीं था। ही वॉज कन्विंस, वह संतुष्ट है दैट की द ओनली टेक्निक कैपेबल ऑफ मीटिंग, की एकमात्र तकनीक जो कैपेबल थी पूरा करने में द नेशनलिस्ट एम, राष्ट्रवादी उद्देश्यों को पूरा करने की एकमात्र जो तकनीक थी वो क्या थी, वह नॉन वायलेंट सत्याग्रह, वो नॉन वायलेंट की सत्याग्रह की थी, ठीक है, अहिंसक सत्याग्रह की टेक्निक थी। ही आल्सो सेड दैट ही वुड जॉइन नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने यह भी कहा था कि वो किसी राजनीतिक संस्था को ज्वाइन नहीं करेंगे, शामिल नहीं होंगे, अनलेस, यदि नहीं, इट टू एक्सेप्टेड द क्रीड ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह, जब तक यह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अहिंसात्मक सत्याग्रह की धारणा को स्वीकार नहीं कर लेगी,
ठीक है, मतलब गांधी जी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल तभी होंगे जब वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन वायलेंट सत्याग्रह को एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज नहीं। ड्यूरिंग 1970 1917 में एंड 1918 में गांधी वाज इन्वॉल्व इन 3 स्ट्रगल्स। गांधी जी 3 स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व थे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद एंड खेड़ा सत्याग्रह बिफोर ही लॉन्च द रोलेट सत्याग्रह, इससे पहले उसने रोलेट सत्याग्रह शुरू किया। वो 3 स्ट्रगल्स में शामिल थे, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। इन चंपारण सत्याग्रह देयर वाज ए मैन हुज नेम वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी इन पटना, सच एंड सच। वो राजेंद्र प्रसाद के घर पर भी गए। ठीक है, गांधी जी का भी उसने काफी ज्यादा वेट किया, कलकत्ता में वेट। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट राजकुमार शुक्ला इन द लेटर सेक्शन। ठीक है, और एक 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है इंग्लिश की, फ्लेमिंगो। ठीक है, और उसमें सीएफ एंड्रूज का भी मेंशन है, राजेंद्र प्रसाद का भी मेंशन है, और वो इंडिगो नाम है उसका, चंपारण सत्याग्रह का, उसमें बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन की गई है, बिल्कुल डिटेल से। उसके बारे में भी होते मोस्टली क्वेश्चंस, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में जो डायरेक्ट वहां से पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, 12th की बुक में। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, तो मुझे देखने दो ये है कितना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो चंपारण सत्याग्रह को खत्म कर दें आज। ठीक है, तो चलो देखो, गांधी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला। गांधी जी, राजकुमार शुक्ला के द्वारा गांधी जी को रिक्वेस्ट की गई, प्रार्थना की गई। ए लोकल मैन थे राजकुमार शुक्ला, टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिगो। इंडिगो के संदर्भ में वो किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दे, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से। ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स ऑफ चंपारण इन बिहार, बिहार के चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, नील की खेती होती है। उस टाइम पे क्या था, नील की खेती, जो कपड़े थे ना, सूती कपड़े, उनको रंगने के लिए नील की जरूरत। 12th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास में तो इसकी प्रोसेस बता रखी है कि नील की खेती कैसे पैदा होती थी, वो हिस्ट्री की बुक में ही है। जब ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो चंपारण सत्याग्रह को इंडिगो पे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, तो गांधी जी से प्रार्थना की गई राजकुमार शुक्ला के द्वारा कि वो बिहार के चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं, उनकी समस्या की ओर वो ध्यान दे। द यूरोपियन प्लांटर्स, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, हैड बीन फोर्सिंग द पिजन्स टू ग्रो इंडिगो ऑन 320 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड। ठीक है, जो यूरोपियन प्लांटर्स से ब्रिटिश उद्योगपति जो थे, वो किसानों को मजबूर कर रहे थे कि वो उनकी जमीन पर, जितनी भी टोटल जमीन है उसके 3/20 भाग पर वो इंडिगो को रोक रहे हैं। कोल्ड 3 काठिया सिस्टम, इसको 3 काठिया सिस्टम बोला जाता था, क्योंकि 3/20 है 15%। ठीक है, वेन टूवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के एंड तक, जर्मन सिंथेटिक डाइज रिप्लेस्ड इंडिगो। जर्मन सिंथेटिक जो डाइज थी उसने इंडिगो को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया था। ठीक है, और ये तो छोटे पार्ट में दे रखा है, वो काफी ज्यादा बड़े पार्ट में दे रखा है, चंपारण सत्याग्रह 12th क्लास में, उसको पढ़ना जरूर। द यूरोपियन प्लांटर्स डिमांडेड हाई रेंट्स, यूरोपियन प्लांटर्स ने हाई रेंट्स की डिमांड की एंड इलीगल ड्यूज की डिमांड की फ्रॉम द पीजेंट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, पीजेंट्स से, ताकि वो अपने लाभ को मैक्सिमाइज कर सके। बिफोर द पीजेंट्स कुड शिफ्ट टू द अदर क्रॉप, इससे पहले कि पीजेंट्स कोई दूसरी फसल को उगाना शुरू कर दें। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द यूरोपियंस, जो पीजेंट्स थे उनको मजबूर किया जाता था कि वे अपने उत्पादन को उस मूल्य पर बेचे जो मूल्य यूरोपियंस के द्वारा फिक्स किया गया था। ठीक है, तय किया गया था। वेन गांधी ज्वाइंड नाउ बाय राजेंद्र प्रसाद, जब गांधी, जो अब राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ज्वाइन कर लिए गए थे, मजहरुल हक के द्वारा ज्वाइन कर लिए गए थे, मतलब ये इकट्ठे हो गए थे लोग, महादेव देसाई, नरहरि पारीख एंड जेबी कृपलानी रीच्ड चंपारण टू प्रोब इनटू द मैटर। जब ये लोग चंपारण में इस मैटर को प्रोब करने के लिए पहुंचे, जेबी कृपलानी वाज फेमस एडवोकेट, लॉयर। ठीक है, एंड इट वाज द प्रेसिडेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग कमेटी ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जेबी कृपलानी उस टाइम पे अध्यक्ष थे। ये शायद भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आई थिंक जेबी कृपलानी। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इट, बट सर्च करना, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, द अथॉरिटीज ऑर्डर्ड हिम टू लीव द एरिया एट वंस, अथॉरिटीज ने गांधी जी को उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तुरंत
तुरंत छोड़ दो क्षेत्र को आदेश दिया। गांधी डिफाइड द ऑर्डर एंड प्रेफर टू फेस द पनिशमेंट। गांधी जी ने ऑर्डर का डिफाइड किया, उल्लंघन किया, और उसने पनिशमेंट को फेस करने की प्राथमिकता दी। ठीक है, ये है ना, मैं घटना बताता हूँ। गांधी जी कहीं जा रहे थे और मुजफ्फरनगर जा रहे थे। मुजफ्फरनगर चंपारण के रास्ते में पड़ता है। जैसे हम इस रास्ते से जा रहे हैं और ये रास्ते में पड़ता है, जाना हमें वहाँ है। तो गांधी जी ने सोचा कि मैं पहले मुजफ्फरपुर जाता हूँ। ठीक है, तो एक मैसेंजर आया एसपी का, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का, कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप तुरंत इस एरिया को छोड़ दें। वो पहुंचे भी नहीं थे तब तक, एसपी का ऑर्डर आ गया। गांधी जी ने उसकी ऑर्डर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इंस्टेड वो आगे बढ़े गए, वो एसपी से मिले, बात की कि तुम मेरे देश में मुझे आदेश नहीं दे सकते। ये बात गांधी जी ने कही। ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट इज इन वेरी माइन्यूट डिटेल। ठीक है, ये डिटेल मैंने वहीं से बताया आपको। दिस पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस, ये जो पैसिव रेजिस्टेंस था, सिविल डिसोबीडियंस जो था, जो कि गांधी जी ने मना कर दिया, ऑफ एन अनजस्ट ऑर्डर, एक अनजस्ट ऑर्डर का, अन्यायपूर्ण आदेश का जो उल्लंघन था, सविनय आज्ञा जो थी, वाज ए नोवल मेथड एट दैट टाइम। वो उस समय एक नया मेथड था, नया तरीका था आदेश का उल्लंघन करना। फाइनली द अथॉरिटीज रिट्रीटेड एंड परमिटेड गांधी टू मेक एन इंक्वायरी। आखिर में जो अथॉरिटीज थे रिट्रीटेड, वो पीछे हट गए और गांधी जी को उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए परमिशन दे दी। ना द गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमेटी टू गो इनटू द मैटर। ऑफ गवर्नमेंट ने एक कमेटी को अपॉइंट कर दिया कि वो इस मैटर में देखें, एंड नॉमिनेटेड गांधी एज ए मेंबर, और गांधी जी को उन्होंने एक मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर दिया, नामित कर दिया था। गांधी वॉज एबल टू कन्विंस द अथॉरिटीज दैट द 3 कटिया सिस्टम शुड बी अबॉलिश। गांधी जी अथॉरिटीज को, अधिकारियों को संतुष्ट करने के योग्य हो गए थे कि जो 3 कटिया सिस्टम था उसे खत्म कर देना चाहिए, एंड दैट द पीजेंट शुड बी कंपनसेटेड फॉर इलीगल ड्यूज, और किसानों को अवैध तरीके से उनसे वसूलने के लिए उनको कंपनसेट किया जाए, मुआवजा दिया जाए, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम, जो इलीगली उनसे एक्सट्रैक्टेड किया गया ड्यूज। ठीक है, अवैध रूप से जो उनसे कुछ वसूला गया है उनके लिए मुआवजा दिया जाए। एज ए कॉम्प्रोमाइज विद द प्लांटर्स, प्लांटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, एक सहमति करके, समझौता करके, ही एग्रीड दैट ओनली 25% ऑफ द मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड। वह महसूस सहमत हो गया था कि केवल 25% मनी उनको वापस दिया जाएगा मुआवजे के रूप में। ठीक है, और जो पीजेंट्स थे वो 35% पर अड़े हुए थे। बाद में उन्होंने गांधी जी से पूछा भी था कि हम तो 35% मांग रहे थे, आपने 25% क्यों मांगा, पूछा था ये इसने। वही उसी बुक की मैं डिटेल बता रहा हूँ। गांधी जी ने उस टाइम पे ये जवाब दिया था कि अगर मैं 35% पड़ा रहता तो शायद वो नहीं देते, और 25% मैंने इसलिए मांग लिया और उन्होंने देना पड़ा, तो मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि उनको झुकना पड़ा। ठीक है, इसलिए मैंने मांगा। वो झुक नहीं रहे थे, उनको झुकाना बड़ी बात थी। ठीक है, ये लोगों के पास मैसेज पहुंचाना जरूरी था कि सरकार झुकती है, मानती है, अवज्ञा करनी पड़ेगी उसकी, सभी ने। विद इन ए डिकेड, एक दशक के अंदर, द प्लांटर्स लेफ्ट द एरिया। जो प्लांटर्स थे, उद्योगपति, ब्रिटिश प्लांटर्स, वो उस क्षेत्र को छोड़ करके चले गए। गांधी हैड वन द फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया। भारत में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस के पहले युद्ध को जीत लिया था। अदर पॉपुलर लीडर्स एसोसिएटेड विद चंपारण सत्याग्रह वर ब्रिज किशोर प्रसाद। चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए जो दूसरे लीडर्स थे वो थे ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुराग नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद एंड शंभू शरण वर्मा, ये थे। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कंडक्टेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर टुमारो। ठीक है।